मतलब यादव वर्सेस यादव चल गया उत्तर प्रदेश में। निरहुआ कह रहे हैं आजमगढ़ आके दिखाएं अखिलेश यादव, 7 पुश्तें नहीं जीत पाएंगी उनकी यहाँ से। निरहुआ वैसे है कौन, उनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, हाँ। क्या उनका बैकग्राउंड है। हाँ। एक हरियाणा में कहावत है, मूसा पा गया हल्दी गांठ और बन बैठा पंसारी। मतलब कहने का ये है कि चूहे को अगर हल्दी की गांठ मिल जाए तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। हाँ। तो निरहुआ की भी हालत वही है। वो गलती से, कभी होता ना बिल्ली के भाग से छीका फूटना, गलती से तुम सांसद बन गए तो अपने आप को जो है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और जो तमाम बड़े नेता है, राहुल गांधी, इनसे कंपेयर कर रहे हो। भैया इनका तो संघर्ष है, इनकी तपस्या है, इनकी एक लीगेसी है, इनका एक ब्रांड वैल्यू है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हैं जो प्रदेश की का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उत्तर प्रदेश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। और उस प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका रख रही है पिछले 35 साल से राजनीति में। और पुश्तें बीत जाएंगी, कभी सत्ता में नहीं कहने दीजिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाते हैं। ये तो बीजेपी के, मुझे लग रहा है ये छुट्टे सांड है। इन लोगों का यही है, इनको इसीलिए पाला गया है, इसीलिए इनको जो है दाने डाले जा रहे हैं। निरहुआ जैसे लोगों को और मोहन लाल जैसे लोगों को, मुझे लगता है कि दोनों लोगों को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप थोड़ा सा, मेरी बात पूरी हो जाने दो, थोड़ा सा आप इतिहास में जाओ। एक नेता हुआ करते थे बाबू कल्याण सिंह जी, और एक नेता होती थी मध्य प्रदेश में उमा भारती जी। ठीक है, दोनों लोधी समाज से आते हैं। इन दोनों को 90 के दशक में एक ब्रांड बनाया गया, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं और इनसे दंगे करवाए गए। इनको इस्तेमाल करके क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को डिमोलिश करवाया गया। इनको एक बड़ा ब्रांड वैल्यू बना के एक बड़ा चेहरा बनाया गया। फिर इनके बाद क्या हुआ, इनका कल्याण सिंह जी का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनको बीजेपी ने यूज करने के बाद डस्टबिन में डाल दिया। उनके बेटे हैं राजू विधायक जी, उनका कहीं अता पता नहीं है, वो एक क्षेत्र तक सीमित रह गए। ऐसे ही उमा भारती जी के मुख्यमंत्री बनने के चांस थे, बीजेपी ने उनको वहां इस्तेमाल करके उनकी भी राजनीति बट्टे में लगा दी। बीजेपी में अगर आपने खाकी नेकर धारण कर रखा है और आप मनवादी विचारधारा के हैं, यानी कि दलित पिछड़े नहीं है, तब तो आपका राजनीतिक भविष्य है। अब आप इस पे सवाल करोगे साहब मोदी जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है। मोदी जी जो है 50 साल की जब उनकी उम्र हो गई उसके बाद आके जो है सन 2000 में ओबीसी बने हैं। जन्म से वो सवर्ण है। तो बीजेपी की जो मानसिकता है वो मनवाद की मानसिकता है। वो ये नहीं चाहते कि कोई दलित का बच्चा, कोई पिछड़े का बच्चा, कोई शोषित का बच्चा, कोई वंचित का बच्चा जो समाज में आगे बढ़े और शासन सत्ता में हिस्सेदारी ले। ये लोग नहीं चाहते कि बहन मायावती जी जो है ना सीएम बने। मोहन यादव भी तो ओबीसी से इन लोगों के जो है बड़ा तकलीफ हुई। मोहन यादव भी तो ओबीसी से आते हैं, मुख्यमंत्री बना दिया उन्हें। नहीं, मुख्यमंत्री किन शर्तों पे बनाया? क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए कि वो विपक्ष के नेताओं को इस तरह से गाली दे? क्या ऐसी भाषा शोभा देती है एक मुख्यमंत्री को? और क्या उन मुख्यमंत्री जी को फ्री हैंड किया गया है? और अगर वो वाकई पिछड़े वर्ग के फायर ब्रांड नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो पहली कलम से उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण 27% क्यों नहीं किया? जो मध्य प्रदेश में 20 साल से इनकी सरकार है, जो पदों में विसंगतियां थी, आरक्षित पदों में उनको क्यों नहीं भरा? नौकरियां नहीं निकाली? पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं बैठाई इन्होंने। और निरहुआ का वो क्या हुआ, हाई रेजिमेंट वाला वादा, वो वैसा ही हो गया ना, वादा वादा तेरा वादा। बड़ी हुंकारी भर रहा था और आजमगढ़ के यादवों ने निरहुआ को सिर्फ इसी शर्त पे वोट दिया था कि हाई रेजिमेंट बनवाएगा। अब हाई रेजिमेंट का नाम भी नहीं लेता निरहुआ। तो आपको क्या लग रहा है कि यादव इन चीजों को भूल रहे हैं? अखिलेश से टकरा रहे हैं, भूल जाए। दीवार पे सर मारने से क्या होता है? अच्छा, दीवार पे सर मारते रहिए, क्या होना है भाई? अखिलेश जी अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और जहां भी किसी दलित शोषित समाज की या वंचित समाज के साथ कहीं अत्याचार होता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अखिलेश यादव जी खड़े हुए नजर आते हैं। एक वो पियर का चचा और है, सुबसपा करके जो उनकी पार्टी है, तो उनका भी एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम जो है 2024 के चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी हो जाएंगे। कांग्रेस, बसपा और इन सबको तो हमने पीछे छोड़ ही दिया है, अब सपा को भी जो है 2024 में हम पछाड़ देंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा फीड किए गए, क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं। और पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को इस समय बीजेपी स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को उस समाज के नेताओं को भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 2 बात पूछना चाह रहे हैं। बीजेपी में जितने भी शोषित दलित और पिछड़े समाज के नेता हैं, क्या वो आरक्षण पे खुल के बोल सकते हैं? 10 साल हो गए, उन्होंने आरक्षण पे बात क्यों नहीं की?
दूसरी बात, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? अगर वो इतने दलित और पिछड़ों के हिमायती हैं, निरहुआ जैसे लोग, मोहनलाल जैसे लोग और जो तमाम नेता हैं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आप पिछड़ों के नेता हैं तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा आप खुद रहे? यादव समाज से आते हैं, निरहुआ को, मोहन यादव को आप नेता नहीं मानते अपना? देखिए, ये बीजेपी द्वारा प्लांटेड स्लीपर सेल के लोग हैं। अच्छा। ये नेता अगर हैं तो नेता बन के दिखाएं। निरहुआ आई रेजिमेंट लगवा के दिखा दो, हाँ। मैं उस दिन से आपको नेता मानने लगूंगा, अखिलेश जी को नेता नहीं मानूंगा। आप आई रेजिमेंट बनवा के दिखा दो। मोहनलाल यादव जी मध्य प्रदेश में जिस दिन ओबीसी का आरक्षण 27% कर देंगे, उस दिन मैं मोहनलाल जी को यादवों का नहीं, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता मानने लगूंगा। नहीं तो फिर ये गलबजाई मत करो। जनता को बेवकूफ बनाना और जनता के सामने इस तरह की जो गाली गलौज करना, ये सब छोड़ दो। ये सब जानते हैं, दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग सब समझ रहे हैं कि एक आपकी सवाल चालाकी क्या है। एक सवाल और, आप यादव समाज से आते हैं, कृष्ण मंदिर की बहुत योगी बाबा ने बात छेड़ रखी है, कैसे देखते हैं मथुरा के मुद्दे को? उसमें भी एक जो मुख्यवादी है, उसमें भी एक पिछड़े को डाल रखा है। कोई मनीष यादव करके बेचारा लड़का है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बताइए, कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा आप चला रहे हो, राम मंदिर आपने बना दिया, राम मंदिर का ट्रस्ट बना दिया, उसमें आपने कितने पिछड़े और दलित लोगों को ट्रस्टी बनाया। अब कृष्ण मंदिर में भी जो है पिछड़ों को आप भटका दोगे वहां, और चोरी से जो आपके आरएसएस के लोग हैं ना, खाकी नेकर वाले, उनको सबको सरकारी नौकरियों में फिट करते जाओगे। हमारे दलित और पिछड़ों के लड़के बेचारे वो जो कृष्ण मंदिर के नाम पे राधे राधे करके वहां मुसलमानों से लड़ते रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने की इनकी साजिश है। और इस बात को हमारा जो भोला भाला है ना, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, वो धर्म की आड़ में क्या है, भटक जाता है, चीजों को समझ नहीं पाता, इनकी चालाकी नहीं समझ पाता। आप बताइए, ओबीसी जब आरक्षण लागू हुआ और मंडल बनाम कमंडल चला था, तो पहला जो मृत्यु हुई थी, जो आत्मदाह किया था, वो किसने किया था? उसके विरोध में मंडल आयोग के एक ओबीसी ने किया था, गोस्वामी जाति का था, उसने आत्मदाह कर लिया क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उसे भटका दिया था। अब इसी तरीके से जब कार सेवकों की हत्या हुई थी, वहां बाबरी मस्जिद जब का ढांचा जब गिराया गया था, तो वहां कितने लोग मरे और वो किस किस जाति के थे? ज्यादातर दलित ओबीसी थे। गुजरात दंगे हुए तो वहां ज्यादातर जो है मरने मारने वाले लोग कौन थे? या मुस्लिम समाज का था या तो दलित आदिवासी था। कोई भी आपको जो है सवर्ण समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको उकसाएंगे। अभी देखो, नूमबात में घटना हुई, बिट्टू बजरंगी कौन? ओबीसी। मोनू मानेसर कौन? ओबीसी। अब इनका क्या हो रहा है? बिट्टू बजरंगी का जो भाई है उसकी हत्या कर दी गई है, और जो खट्टर साहब है उसे अभी तक न्याय नहीं दिलवा पा रहे। ये तमाम मुद्दे थे, आप क्या विचार रखते हैं?